हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों उम्मीद है कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्जाम के लिए जो होने वाला है जून 2024 में। जून कह लो या फिर मई कह लो, किसी बीच में डेट आ सकती है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4, मतलब कि सीरीज का पार्ट नंबर 4 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2023 के एग्जाम पेपर को हम लोग डिटेल्ड में एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक 3 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और तीनों पार्टों को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार विजिट कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज भी जो सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 4 अलग-अलग यूनिट के क्वेश्चंस और उसमें नंबर 1 हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद पब्लिक फाइनेंस, मनी एंड बैंकिंग, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। जितने भी क्वेश्चन है ये डिस्कस करेंगे। दैट इज 19 क्वेश्चन है प्लस 10 क्वेश्चन इसमें जो होंगे होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। खैर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चंस हैं और इस बार जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था उसको भी थोड़ा एनालिटिकल तरीके से बनाया हुआ था। चलिए, तो कुल मिला के हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये 4 पोर्शन और चारों पोर्शन को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो 1 घंटे के लिए अपना स्लॉट बुक कर लीजिएगा और जितनी भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से उनके नोट्स अपने बना लीजिएगा। अपकमिंग एग्जाम में डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। चलिए, एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है और उम्मीद है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो बदले ही पैटर्न से ही थोड़ा सा करनी पड़ेगी। बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूजीसी ने पेपर 1 पेपर 2 बहुत कंबाइंड भी है, पेपर 2 सेपरेट भी है। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप इसमें इन गिवन नंबर पे ठीक है कॉल कर सकते हैं। और ओपीएससी के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं एक बार ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओपीएससी का भी बैच अभी रनिंग है क्योंकि इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब लेक्चरशिप की पोस्टें निकली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी से पहले डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 7। लेकिन डैम श्योर है कि जो ये 7 क्वेश्चन है जिसने भी लास्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था इंडियन इकोनॉमी में से 7 क्वेश्चन में से 5 तो आपके करेक्ट हुए होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन थे एज कंपेयर टू प्रीवियस, अगर हम जून 2023 को एनालिसिस करें उसमें 18 क्वेश्चन थे इंडियन इकोनॉमी के। क्योंकि हमारी ड्यूटी है कि पार्ट वाइज उसको सेग्रेगेट करके ये बताएं कि इस यूनिट से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, और अब पर आपकी स्ट्रेटजी बढ़िया रहेगी तो डेफिनेटली आपको गेन मिलेगा। तो जितने भी एग्जाम पेपर है 2-3 सालों के उसको कैटेगरी वाइज बांट लीजिए। बस वैसा ही टाइप का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए भी। चलिए यहाँ देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए थे। फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी पहले। अब इसमें क्रोनोलॉजिकल पूछी गई है, फाइनेंशियल सिस्टम करेक्ट क्रोनोलॉजी बतानी है। नंबर 1 इज सेटिंग अप ऑफ पीएफआरडीए, मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट कब आया था? 2013 में। फिर दिया है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका जो डेट है वो है 1963। नेक्स्ट, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक, कौन सा ईयर है ना? आपको ही पता है ये बात, इंडियन इकोनॉमी अच्छे से तैयारी करी होगी, ये तो बहुत बेसिक है। 1969। फिर उसके बाद से कुछ बैंक ऐसे थे जिनको दोबारा भी नेशनलाइज किया गया। कब? ये डेट भी याद रखना कब, है ना? आपको ही पता है 1980 में करेक्ट। और कितने बैंक नेशनलाइज हुए यहाँ पे? 6 बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे। तो नेशनलाइजेशन 2 बार हुआ, 1969 में और 1980 में। नेक्स्ट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये आया 2016 में। चलिए क्रोनोलॉजी सेट कर लेते हैं। सबसे पहला बनेगा हमारा यूटीआई बी। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो तो आपकी 50% जो बर्डन है वही कम हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे बी फर्स्ट का है, आपको श्योर है कि यूटीआई 1963 आया था, उससे पहले अगर आपको 2 चीजें नहीं भी आती तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आपको ये तो पता होगा कि अप्रॉक्स डेट कब होगा, कोई नया है या पुराना है, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा बी यूटीआई सबसे पुराना है, तो हमारा आंसर यहीं पे बन गया, है ना? नेक्स्ट देखो, दैट इज सी 1969, फिर हो गया ए, नेक्स्ट हो गया 2016, दैट इज डी। तो बी सी ए डी हमारा बन गया करेक्ट सीक्वेंस। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके काम आएगा और इंडिविजुअल क्वेश्चन भी और ग्रुप में भी बन सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन कुछ आपको लॉजिकल अगर सोचने में मजबूर कर देते हैं। अगर लॉजिकली भी आपने पढ़ा कम है लेकिन लॉजिकल थिंकिंग यूज की है तब भी आपके आंसर बन गए होंगे, है ना? क्वेश्चन आपको बहुत सारे ऐसे थे जो बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत थी। नंबर 1 यहाँ देखो, केरला पाइनियर्ड फर्टिलिटी ट्रांजिशन इन इंडिया। पाइनियर का मतलब जो सबसे आगे है। अब फर्टिलिटी ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जो स्टेट या जो नेशन हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट पे ट्रांजिशन किया है। नेक्स्ट इसका मतलब ये है
कि बर्थ रेट डेथ रेट लो के साथ साथ एजुकेशन एज वेल एज टेक्नोलॉजी, इन दोनों चीजों में, हेल्थ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी ट्रांजिशन या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो केरला उसमें हाईएस्ट नंबर पे है, इसमें कोई बात नहीं है। तो ए तो बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए यूजीसी बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसीलिए उसने क्या किया, कंपटीशन बढ़ा दिया, ए को सभी में राइट कर दिया, है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बिहार एज हाईएस्ट आईएमआर। आईएमआर बिहार में हाईएस्ट है, 47 है, ऑल ओवर इंडिया 35। नेक्स्ट, एज वेल एज लो रिपोर्टिंग ऑफ मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, रुग्णता इसमें लिखा हुआ है, मतलब कि जो डिजीजेस हैं उनकी संख्या, ये कह रहे हैं कि कम है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये तो ठीक है, लेकिन मोर्बिडिटी या डिसीज थोड़ा कम है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको छोड़ देते हैं अभी। ए करेक्ट है। आगे चलते हैं दूसरा। उड़ीसा रिकॉर्ड द हाईएस्ट शेयर ऑफ इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन एज पर एनएफएचएस 5। अब यहाँ से जो स्टेट हाईएस्ट रहता है उसको स्टेट एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उड़ीसा के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं इसमें ये भी बनेगा। ठीक है, उड़ीसा का जो हाईएस्ट कितना रहा है, तो ये भी देख लीजिएगा, 90% अप्रोक्स इसमें इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण हुआ है केरला, और ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो 76% है। चलिए, तो ये बिल्कुल ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट है ना। तो आगे देखो, चलिए आगे एक और सॉल्व कर लेते हैं। तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ ओल्ड एज पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। सेंसस से कुछ क्वेश्चन बने हैं इस बार। हाईएस्ट ओल्ड एज जो पॉपुलेशन है तमिलनाडु नहीं है, इट इज केरला। केरला सभी चीज में आगे है, सेक्स रेशियो बढ़िया है, केरला का एजुकेशन रेट बढ़िया है, और केरला में ओल्ड एज संख्या भी ज्यादा है। अभी ओल्ड एज कितना है, 12.6% है केरला में। ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें, इट इज 8.6 ऑल ओवर इंडिया, है ना। आगे देखते हैं। सो मध्य प्रदेश, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन एज पर एनएफएचएस 5। स्टंटेड चिल्ड्रन होता है जिन चिल्ड्रन की शारीरिक या मानसिक, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ बौने रह गए, है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्टंटेड चिल्ड्रन। तो इसमें ये बोला गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं है, हाईएस्ट लेवल है मेघालय में। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, इट इज मेघालय। ठीक, चलिए, तो इस हिसाब से ये तो हमारे पास सी और डी और ई तो गलत हो गया, तो जिसमें भी ई या डी है उसको एलिमिनेट कर दो। हाँ जी, बचा गया हमारे पास फोर्थ, जो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो फोर्थ वन करेक्ट है। आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके काम आएगा फ्यूचर में। ठीक, मेघालय हाईएस्ट नंबर 46%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया होगा, इसमें भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। अगर एक या दो तीन बन गए तो 5 में से अगर एक या दो आ गए आपको, या 3 बन गए, क्वेश्चन बन गया, 2 मार्क्स पक्के हैं वहां पे। एक एक नंबर की वेटेज इसमें बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये 22 ऑफ जनवरी का 2015 में, ठीक है, मोदी जी गए थे पानीपत, वहीं से इन्होंने भाषण में यही, क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो या फिर जो सेक्स रेशियो है हरियाणा का सबसे लीस्ट माना जाता है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, सेंसस 2011 के हिसाब से लीस्ट सेक्स रेशियो किसका है। ठीक है, हरियाणा। नेक्स्ट, उज्ज्वला योजना, ये स्कीम 2016 में आई। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान, मोदी जी ने जब फर्स्ट टेन्योर था एनडीए का, उसी में ही 2 अक्टूबर जो था, उसी में अनाउंस कर दिया था, दैट इज 2014 में, कि स्वच्छ भारत अभियान को। आयुष्मान भारत, इसकी डेट है सितंबर 2018। अभी आयुष्मान 2.0 चल रहा है, तो आयुष्मान यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है काफी बार। राइट टू एजुकेशन मींस आरटीई, इट इज 2009। ठीक, अब अगर सेट करें क्वेश्चंस को, सबसे पहले बन जाएगा हमारे पास ई। ठीक है, 2009 से पहले कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आपका देखो, जिसमें ई है वहां से आंसर बनेगा, ये 2 एलिमिनेट हो गए आपके, क्योंकि यहाँ फर्स्ट क्या है, ए, तो एलिमिनेट हो गया। अगर आपको पता है कि आरटी सबसे पहले आने वाला है, नहीं तो आप सीक्वेंस देख लीजिएगा, कौन पहले कौन बाद में। आगे देखो, उसके बाद नेक्स्ट जो बनेगा हमारे पास 2014, सो दैट इज स्वच्छ भारत सी। ठीक है, देखो ये ई सी ई, तो ये हट गया, बचा क्या हमारे पास सेकंड, है ना। फिर भी हम लोग कंप्लीट करते हैं प्रोसेस। तो नेक्स्ट हमारे पास है 2015, दैट इज ए। उसके बाद हमारे पास है 16, दैट इज बी, और उसके बाद हमारे पास रह गया डी। ठीक, तो आंसर हमारे पास आ गया ई सी ए बी डी। ठीक, सेकंड। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मनी मार्केट से है। अब देखो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, पहले इसको अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एक मार्केट है जहां पे कोई इंडिविजुअल, कोई बैंक और गवर्नमेंट, इवन गवर्नमेंट भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले सकती है या शॉर्ट टर्म लोन ले सकती है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, तो इसमें आप लोग कैपिटल मतलब पैसा ले सकते हो, और वो मार्केट डिफरेंट डिफरेंट मार्केट आपको मिलेंगे। इसमें से कौन से हैं बोल रहे हैं, 91 डे ट्रेजरी बिल्स, जितने भी ट्रेजरी बिल्स है 180 डेज, 91 डेज, 365 डेज, इन सब में शॉर्ट टर्म लोन्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे देखो, कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर जैसे हम बॉन्ड गया, कॉमर्शियल पेपर्स, ठीक है, जैसे बैंकों में जाके कॉमर्शियल पेपर इशू करो, आपको लोन मिल जाएगा। उस पर क्या है, एक एग्रीमेंट लिखा हुआ है कि इतने परसेंट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें ये वापस देना पड़ेगा। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक, ठीक है, अगर डिपॉजिट सर्टिफिकेट है तो उसमें भी लोन मिल जाता है, तो ये भी एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। 5 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड, ये पार्ट नहीं है, बाकी ये तीनों ही पार्ट है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के। तो ए बी सी जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। इसमें भी देखो थोड़ा डिटेल में और देख लो। सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म दैट अलाउ बैंक्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट, ठीक है, टू मीट लार्ज, बड़े से बड़ा लोन आपको मिल जाएगा, मतलब बैंक को या फिर इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म मिलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड्स, ये इंपॉर्टेंट है, विद इन 365 डेज आपको वापस करना रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, ट्रेजरी बिल्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स और कमर्शियल पेपर्स। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नेक्स्ट जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सेंसस से अगेन फिर से एक क्वेश्चन आ गया सेंसस का। इसमें पूछ रहा है कि अर्बनाइजेशन के हिसाब से इसमें हाईएस्ट अर्बनाइजेशन कौन सा स्टेट है। अब देखो नंबर ऑफ, अगर एक्चुअल नंबर ऑफ अर्बनाइज करोगे तो महाराष्ट्र आगे है, एक्चुअल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में महाराष्ट्र आगे है। अगर परसेंटेज वाइज कहोगे तो परसेंटेज वाइज गोवा नंबर 1 पे है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अप्रोक्स 62% गोवा में अर्बन में रहते हैं लोग। और अगर हम रूरल की बात करें, मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे है, दैट इज एचपी, हिमाचल प्रदेश, और ये भी क्वेश्चन बन चुका है ना। तो दोनों ही क्वेश्चन बन चुके हैं। अब रूरल पॉपुलेशन यहाँ 90% अप्रोक्स 89% और 90%, ठीक है, रूरल में रहती है हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन। तो लीस्ट अर्बनाइजेशन अगर हम बात करें तो एचपी, और हाईएस्ट अर्बनाइजेशन की बात करें तो गोवा। ठीक, क्वेश्चन दोनों ही बन चुके हैं यहाँ से। अब तमिलनाडु जो है 48% इसका पूरा 48% पॉपुलेशन है। अगर गोवा होता तो गोवा हाईएस्ट ही जाता ऑप्शन के हिसाब से। तो 48% अर्बनाइज्ड है तमिलनाडु, तो ये हो जाएगा। और यहीं एक ऑप्शन में था 45% जो है महाराष्ट्र। बाकी पंजाब और कर्नाटका तो इसमें आपको कॉम्पीट नहीं करेंगे, दोनों ही पीछे रहेंगे। ठीक है, ये पूरा देख लीजिए, महाराष्ट्र कॉम्पिटिशन है 45.2, 48 तमिलनाडु, है ना। बाकी इधर कर्नाटका और पंजाब तो 37, 38 पे। चलिए आप फिर भी नोट कर लीजिएगा स्टेट वाइज। अब कुछ भी क्वेश्चन कहीं से ही पूछ लेगा, वो यूजीसी है, कुछ भी पूछ सकता है। टॉप 10 भी एक बार आप देख लीजिएगा अपनी टॉप 10, ठीक है, यूटीज भी है इसमें, और ठीक है स्टेट भी है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ये इसको थोड़ा गो थ्रू कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर में यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं। चलिए देख लो, टोटल 31.16%, मतलब 31% मान लो कि अर्बनाइज है, और बाकी जो 68 पॉइंट समथिंग है वो कहाँ रह गया, हमारा रूरल में पॉपुलेशन है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 62.17% है गोवा में, ये नोट कर लेना। उसके बाद तमिलनाडु मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट, फॉलोड बाय केरला 48%, और महाराष्ट्र में है 45.2, ये भी याद रखना। हिमाचल प्रदेश जो है 89.97, अप्रोक्स 90%, ठीक है, ये पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है, और ये यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो अंडर एस्टिमेट कुछ नहीं करना है यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन द मार्च 2023 द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द कंट्री विद 1982 बेस इंडेक्स इज 100। ठीक है, अब बेस ईयर हमेशा माना जाता है कि 100 ही है, बेस ईयर माना जाता है, ठीक है, वॉज 235। अब जो इंडेक्स नंबर है, आपने पढ़ा होगा इंडेक्स नंबर, इसमें हम लोग सीपीआई भी करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। ये क्या करता है, दो प्राइस को कंपैरिजन करता है कि पिछले प्राइस से आज के प्राइस कितने गुना बढ़े हैं, तो इसमें भी यही पूछ रहा है। सो दिस मीन्स दैट कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, मतलब जो प्राइजेस, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग का मतलब प्राइजेस
ऑफ द मार्केट बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी, कितना परसेंट वो इंक्रीज हुआ है। देखो जब भी कोई इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन आएगा तो एक बार ये देख लेना, सिर्फ वो यही पूछ रहा है कि पुराने प्राइस से नए प्राइस तक पहुंचने में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसका एक बेसिक एग्जांपल है, चाहे कोई जीडीपी ग्रोथ पूछे, चाहे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो भी आ जाता है, वो भी इसी फॉर्मूला से बन जाता है, और आपके जो ग्रोथ वाले पेपर 1 में बनेंगे वो भी यहीं से बन जाएंगे, एक ही फॉर्मूला से। ठीक है, सिंपल ये पूछ रहा है 2 ईयर के प्राइस में कितना ग्रोथ है, 1982 और 2013 की। तो इसमें एक फॉर्मूला है, उसको आप देखो, सीपीआई का तो फॉर्मूला है, लेकिन आप ग्रोथ का फॉर्मूला लगाओ तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा। जैसे इसमें एक ये याद रखना, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इतना याद रहेगा भाई, इतना ही याद रखना। दो ही चीजें तो याद रखनी है, एक न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। देखो नया प्राइस, अब नया प्राइस कितना हो गया, 234%, 234.7। नेक्स्ट माइनस ओल्ड, ओल्ड कितना है, ओल्ड मतलब बेस ईयर, बेस ईयर कितना 100, जो बेस ईयर 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें हम लोग 234.7 माइनस 100 किया, तो ये बचेगा हमारे पास कितना 134.7। ठीक है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई और इसको आगे सॉल्व भी करें तो हमारे पास बचेगा क्या, कितना ग्रोथ 134.7%। तो सिर्फ यही पूछना चाहता है वो कि 1982 से अब के प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ है प्राइस, है ना। तो प्राइस इंडेक्स, आप लोग कोई भी ग्रोथ वाला कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो फॉर्मूला यही निकल जाएगा, जीडीपी ग्रोथ का भी यही फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें पुट कर देना न्यू जीडीपी ओल्ड जीडीपी अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, चलिए, तो 134.7% इंक्रीज हुआ है प्राइस। ठीक है, जिसको हम सीपीआई कह रहे हैं। चलिए, तो आंसर 4 है। उम्मीद है कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस टाइप का हो तो बन जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है और कुछ थोड़ा सा इलॉजिकल भी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर जीडीपी कंस्टिट्यूट लेस देन 16%। दो चीजें बहुत अच्छे से दिखेगा, लेस देन 16% है एग्रीगेट जीडीपी एट 2011-12 एट कांस्टेंट प्राइस। अगर कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी कितना है लास्ट ईयर का, लेस देन 16% है कह रहा है, और अगर लेस देन 20% है, ठीक है, करंट प्राइस पे, अगर जीडीपी, ठीक है, करंट प्राइस पे मतलब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का ही पूछ रहा है। रियल जीडीपी 16%, लेस देन 16% है, और नॉमिनल जीडीपी लेस देन 18% है। ठीक है, दैट इज 20%, लेस देन 20% कह रहा है। ठीक, स्टेटमेंट 1, प्रोविजनल एस्टिमेट इन इंडिया। तो स्टेटमेंट 1 के हिसाब से अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जो बजट में था, ठीक है, ये बात कर रहे हैं 2022-23 की, 2022-23 में 15% अप्रोक्स शेयर था एग्रीकल्चर का रियल प्राइजेस, मतलब रियल जीडीपी में, और 18 पॉइंट समथिंग था जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है उसके हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एज पर स्टेटमेंट। ठीक है, एज पर बजट एस्टिमेट, ये जो प्रोविजनल एस्टिमेशन आपका 2022-23 का बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये एलिमिनेट हो गया। बोथ आर इनकरेक्ट, ये भी एलिमिनेट हो गया। बचे हमारे पास दो ऑप्शन। नेक्स्ट, सर्विस सेक्टर जीडीपी कंस्टिट्यूट लेस देन 16%। भाई साहब, ये तो सभी के आंसर, सभी ने टिक कर दिया होगा कि ये गलत है। सर्विस 16% से कम कब हो गया, 54, 55, 53, यही तो परसेंटेज था इसका। ठीक, तो कांस्टेंट प्राइस पे कह रहा है, और 20% अगर ये जीडीपी कह रहा है करंट प्राइस, बिल्कुल जो गलत है। सर्विस सेक्टर का शेयर 50 से ऊपर ही रहा है, ठीक है, नीचे नहीं आया है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है करेक्ट हो गया, बाकी हमें इजिली हमारा आंसर मिल गया। चलिए, फिर भी आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम कभी भी आपके ये क्वेश्चन काम आ सकते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, इसमें दोनों ही चीजें हैं। और देखो 53.3 टोटल सर्विस सेक्टर, और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 28.25 है जीवी एट इंडस्ट्रियल, और उसके बाद
18.42 है। अगर मार्केट हम लोग करंट मार्केट की बात कर रहे हैं, ये है करंट प्राइजेस के ऊपर। ये जो डाटा है ये है हमारा बेस ईयर के ऊपर। बेस ईयर में जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर एंड अलाइड का शेयर कितना है 15.13, इंडस्ट्री 30.6 और 54.20 है, ठीक है, सर्विस सेक्टर का शेयर। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका करेक्ट बना होगा। एक क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिएगा उसको, ठीक है। क्वेश्चन देख लो। खैर अगर ये क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए तो आपका, ठीक है, एक हिंट मिल जाएगा आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इंडियन इकोनॉमी इज मच हायर देन वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो एग्रीकल्चर शेयर है ना जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी जो है उसमें एग्रीकल्चर का शेयर है 6.4, लेकिन जो हमारी जीडीपी है उसमें है 15 to 16%, तो कहीं हायर है। नेक्स्ट बोल रहा है इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन इज लोअर देन वर्ल्ड्स एवरेज। वर्ल्ड में 30% इंडस्ट्री एंड 63% एवरेज सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, बल्कि इंडिया में कम है। मैंने 28-29 इधर है और 54 सर्विस है, तो हमारा कम है। और एग्रीकल्चर ज्यादा शेयर है। लुइस ने भी क्या बोला था, अगर आप लोग अंडर डेवलप्ड हो, और अंडर डेवलप्ड से ये मतलब डेवलपिंग हो, डेवलपिंग से डेवलप्ड होने में आपको वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में आपको लेबर ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, वही इंडिया भी कर रहा है। चलिए मनी एंड बैंकिंग से देखिए 7 क्वेश्चंस। अब ये 7 क्वेश्चन भी थोड़ा सा डायरेक्ट तो नहीं थे, हालांकि इसमें भी आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए नंबर 1, अमंग द न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। देखो 1998 तक नए मॉनेटरी एग्रीगेट्स इंट्रोड्यूस किए गए, थर्ड वर्किंग ग्रुप ऑफ आरबीआई, विच वन इंक्लूड। अब क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा ट्विस्ट सा है, जिसमें कह रहा है कि टाइम डिपॉजिट लेस देन 1 ईयर तो हो और इक्वल टू 1 ईयर हो, बट डज नॉट इंक्लूड टाइम डिपॉजिट विद टर्म मोर देन 1 ईयर। अब अभी तक हमने क्या किए थे, हम लोग करके गए थे एग्जाम में M1, M2, M3, M4, ठीक है। ये 1977 में ये इंट्रोड्यूस किए गए थे 1998 तक, ठीक है। अब हम लोग ये मनी सप्लाई भी यूज करते हैं और वो जो न्यू एग्रीगेट्स हैं वो भी यूज करते हैं। अब इसमें देखिए M1 क्लियर था, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप का M2, इसमें क्या होता है, M1 को इंट्रोड्यूस कर देते हैं प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट कर देते हैं। नेक्स्ट जब M3 आता है तो M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट कर देते हैं, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। वो यही बात कर रहा है कि किस में टाइम डिपॉजिट लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 साल और 1 साल से कम है, बट मोर देन 1 ईयर टाइम डिपॉजिट नहीं है, ठीक है। अब आगे भी बात करते हैं। नेक्स्ट M4 है, M4 में पूरा चीजें आ जाती हैं, दैट इज M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। तो M4 हमारा यहाँ पे बन जाता है ब्रॉड कॉन्सेप्ट। वैसे हम ब्रॉड मनी M3 को बोलते हैं और नैरो मनी M1 को बोलते हैं, फिर भी ये भी सिस्टम वैसा ही है, बस यहाँ पे यूज कर दिया वर्ड N, मतलब नोमेनक्लेचर, मतलब नया सिस्टम। चलिए तो इसमें से देखिए कि किस में, अब जो ये M2 M3 है ना, डायरेक्ट हम लोग अगर आंसर पे जाएं फिर बाद में डिस्कस करते हैं। M2 में टाइम डिपॉजिट आता है, बट टाइम डिपॉजिट लेस देन इक्वल टू 1 ईयर होना चाहिए। नेक्स्ट जो M3 है, NM3 है, उसमें क्या है, टाइम डिपॉजिट मोर देन और इक्वल टू 1 ईयर हो सकता है, मतलब इसमें दोनों ही चीजें हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। टाइम डिपॉजिट लेस देन इक्वल टू 1 ईयर भी हो सकता है और मोर देन इक्वल टू 1 ईयर भी हो सकता है, मतलब लंबे समय के लिए भी और शॉर्ट समय के लिए भी। अब वो सिर्फ NM2 और NM3 में। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से ये पूछ रहा है कि जिसमें लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर तो हो, पर टाइम डिपॉजिट मोर देन 1 ईयर ना हो, तो उस केस में हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है, ओनली C, दैट इज ये वाला। सो दैट इज सेकंड वन इज करेक्ट बनता है। लेकिन हमारा, हमें मेन क्या है, समझना है ना। तो एक एक करके और चीजें भी हैं जो समझने वाली हैं। देखो ग्रुप चेयर किसने किया, चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर YV रेड्डी, जून 1998 की बात है। अब ये चार चीजें मॉनेटरी बेस, जिसको हम रिजर्व मनी बोलते हैं, M0, M1, M2, M3, बस NNN साथ में लग गया, ठीक। आगे देखो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ब्रॉड मनी क्या है, नैरो मनी क्या है, ठीक। अब वही चीज जो हमने बात डिस्कस कर ली है वही चीज है। आगे हम लोग कंपोनेंट देख लेते हैं। कंपोनेंट आपने M1 के देखे ना 3,
वही इसके भी हैं। अब बस इसका ये है कि एम नॉट है, एम नॉट रिजर्व मनी है, रिजर्व मनी आपको पता ही है, ठीक है। रिजर्व मनी में डीडी नहीं आता, करेंसी सर्कुलेशन है, बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई है और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई है। जो रिजर्व मनी हम लोग करते हैं इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। यहाँ भी अदर डिपॉजिट में ये चीजें आ गई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखो, M1 करोगे तो M1 में भी वही चीजें हैं, ठीक। ये M1 हम लोग करते हैं ना, C प्लस डी प्लस ओडी, तो इसमें भी लगभग लगभग वही चीजें हैं। एन बस उसमें NM1 जुड़ गया। अब M2 देखो, M2 में ये सब चीजें आ गई, इसमें करेंसी पब्लिक भी है और करेंट डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम है, सेविंग डिपॉजिट भी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब डिमांड डिपॉजिट मान के चलो आप। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट टर्म डिपॉजिट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, टर्म डिपॉजिट ऑफ रेजिडेंशियल अ कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी अप टू एंड इंक्लूडिंग 1 ईयर विद द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर है और 1 ईयर है तो ये क्या है, NM2, ठीक। बाकी ये हो गया अदर डिपॉजिट, मतलब M2 को वैसे ही मेजर किया है M1 प्लस टाइम लायबिलिटी, मतलब वही टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होता है जिसमें दोनों टाइम ड्यूरेशन आता, शॉर्ट रन भी और लॉन्ग रन में भी टाइम डिपॉजिट, तो वो बन जाता है M3, दैट इज ब्रॉड मनी, जिसको हम NM3 बोल रहे हैं। तो NM3 में बस ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, NM3 में M2 तो आता ही आता है जिसमें 1 ईयर की मैच्योरिटी थी, उसके बाद ये आ जाता टाइम डिपॉजिट ऑफ रेजिडेंट्स विद कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी ओवर 1 ईयर, बस ये भी ऐड हो जाता। आई होप कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल गया होगा। फिर भी इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने हिसाब से स्टडी करिएगा इसकी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन है ऐसा जो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगे होंगे कंप्यूटर में इसका आंसर देने के लिए, क्योंकि ज्यादा ये तो फैक्ट बेस्ड, ज्यादा कॉन्सेप्ट तो इसमें यूज करना नहीं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, उसने 4% प्लस माइनस 2% ये टारगेट रखा है इन्फ्लेशन का फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेन टारगेट क्या था, सीपीआई इन्फ्लेशन 4% होनी चाहिए, बट अगर 2% नीचे होता है तब भी चल जाएगा, 2% ऊपर है तब भी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रेंज कहां से कहां तक है, 2 to 6% रेंज है सीपीआई की। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सीपीआई का बेस ईयर क्या है, काफी साल से रिवाइज नहीं हुआ है तो 2012 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपर्ट कमिटी सेट अप आरबीआई इन 2013 टू रिवाइज एंड strengthen of monetary policy framework in India as that is chaired by। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना पहले भी बन चुका है, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज दूसरी तरीके से पूछा था, लेकिन उर्जित पटेल का नाम वहां भी आया था, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर में थोड़ा देखा था आपने 1-2 साल का पुराना, वहां एक क्वेश्चन आया था, ठीक। तो इसमें उर्जित पटेल की कमेटी है और आरबीआई के गवर्नर। चलिए, सेकंड करेक्ट है। और इसमें ये देख लीजिए इसका इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमेटी का, कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी कंडक्ट करें जिसका इंपैक्ट कुछ हो नेशन में भी और वर्ल्ड वाइड भी, ठीक है। ग्लोबलाइज्ड एंड हाईली इंटरकनेक्टेड इन्वायरमेंट, मतलब इन मॉनेटरी पॉलिसी का एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कुछ तो इंपैक्ट पड़े। चलिए आगे देखते हैं। एक पॉलिसी हमारी जितनी भी कमिटीज है ना, कमिटीज का सीक्वेंस बहुत अच्छे से कर लेना। हो सकता है कि लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम भी कुछ कुछ आपको देखने को मिल जाए, और मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ कमिटीज इन्वेस्टमेंट से हैं, बैंकिंग से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 1 है लक्कड़ वाला कमिटी। इसमें जो मेजर कमिटीज हैं वो ज्यादातर हैं पॉवर्टी रिमूवल से, ठीक है। नंबर 1 है लक्कड़ वाला कमिटी, याद रखिएगा 1993 की कमिटी है, और इन्होंने कैलोरी बेस्ड जो इनका पॉवर्टी मेजरमेंट था उसका मेन टारगेट था कैलोरी बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट है खुसरो कमेटी। खुसरो कमेटी 1989 की है, और ये स्पेशली एग्रीकल्चर क्रेडिट, ठीक है, रिव्यू कमेटी है। और स्पेशली जो आरआरबीज है ना हमारे रीजनल रूरल बैंक, कब सेटअप हुए, 1975, याद रखना। किसके रिकमेंडेशन से, नरसिम्हम कमेटी, ठीक है। फिर आएगा आपको 1982 में नाबार्ड सेटअप हुआ, ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन से, शिवरमन कमेटी। इस टाइप के क्वेश्चन लगते इजी हैं लेकिन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट है अलग कमेटी। ये वाली जो अलग कमेटी है ये फर्स्ट कमेटी मानी जाती है पॉवर्टी रिमूवल की कमेटी, ठीक। तो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है 1979 है। अब इसमें जो न्यूट्रिशन था ना उस पे ज्यादा फोकस किया गया था, न्यूट्रिशनल वैल्यू पे, जो न्यूट्रिशन है उस पे। जैसे वो कैलोरी पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पॉवर्टी मेजर करने के न्यूट्रिशन पे। चलिए नायक कमेटी। नायक कमेटी का टाइम ड्यूरेशन है 1991। स्पेशली इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया, जो वर्किंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की थी उसको चेक करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए कमेटी ने काम किया। नेक्स्ट है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ठीक है। इस कमेटी के बारे में सब जानते हैं और ये कमेटी थोड़ा सा चर्चा में भी रही। 2004-5 की है, लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशन थी कब आई, 2009 और 10 में। चलिए ये लोग, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर, पीपीपी के बेस्ड पे। तो बोलते थे कि 32 रुपीज जो रूरल में और 47 रुपीज अर्बन में अर्न कर रहे हैं, तो वो बीपीएल में नहीं, उससे नीचे वाले बीपीएल में है। चलिए अब देखते हैं सीक्वेंस। नंबर 1 हमारा बन गया अलग कमेटी, कब, 1979 सी, ठीक है। तो सी के हिसाब से ये गलत, ये गलत। आगे देखो 1989 दैट इज बी, सी बी, तो ये हमारा करेक्ट जा रहा है ना। आगे देखो नेक्स्ट 1991 दैट इज डी, फिर उसके बाद ए 1993 एंड देन उसके बाद ई 2004, तो सी बी डी ए ई, सो थर्ड वन इज करेक्ट। चलिए तो उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा और ठीक कुछ चीजें यहां से भी नोट कर लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए एक स्लाइड और है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, गलती से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे रेपो रेट पूछा है, रेपो रेट जिस रेट पे बैंक लोन लेता है आरबीआई से, ठीक है। अब इस पर कई बार ये भी बन जाता है क्वेश्चन, द कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई, करेक्ट है, ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगाते। सिर्फ एक चीज कर लेते हैं डिस्कस, जो रेपो रेट होता है इट इज फॉर शॉर्ट रन। कई बार इंटरव्यूज में पूछ लेता है कि शॉर्ट रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है। सो शॉर्ट रन के लिए होता है ये जो रेपो रेट है ये बायलेटरल होता है। बायलेटरल कहने का मतलब होता है, बायलेटरल एक टर्म्स है, बायलेटरल का मतलब होता है दो तरफा, जिसमें आपको दोनों तरफ से, या फिर आप लोन ले रहे हो तो आपको किसी लीज पे रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, बस इतना डिफरेंस है। बल्कि जो बैंक रेट है, बैंक रेट लॉन्ग रन के लिए है, और दूसरी बात ये यूनिलेटरल है। यूनिलेटरल करने का मतलब कि एक तरफा, बैंक रेट में कोई बायलेटरल सिक्योरिटीज रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इतना डिफरेंस है। बाकी आप लोग इसको बेंचमार्क रेट कहते हैं, उसको डिस्काउंट रेट कहते हैं, ठीक है, बैंक रेट को। तो कुछ कुछ डिफरेंशिएट है, वो आपको थोड़ा याद रखना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी इजी होगा, इसमें मुझे लगता नहीं कि किसी क्वेश्चन किसी का ये गलत होगा। इसमें क्या है, आरबीआई गवर्नर की लिस्ट है, और आरबीआई गवर्नर की लिस्ट बस एग्जामिनर ने यही अच्छा किया, बस ये वाले क्वेश्चन जो सीरीज वाले थे ना ये अच्छे डाले और इजी डाले। देखो वाई बी रेड्डी 21st गवर्नर है, शोभा राव 22nd, रघुराम राजन जी 23rd और 24th आरबीआई गवर्नर है उर्जित पटेल। तो हमारा ए बी सी डी, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं पता था, सिर्फ दो तो याद होगा, पहले रघुराम राजन थे, फिर उसके बाद उर्जित पटेल हुए, और बस आपका आंसर बन गया। अगर आपको ये भी नहीं पता, सिर्फ ये तो पता होगा कि उर्जित पटेल लास्ट थे, बस लास्ट में जो डी थे, डी सिर्फ एक ही में है, ठीक। तो यहां से बस यही क्वेश्चन सभी के ठीक होते हैं, बस ये जो एक ही क्वेश्चन है ना, यही आपको नेट और जीआरएफ दिलाते हैं। चलिए तो ये लास्ट 21 22 ये याद रख लीजिए। बस लास्ट के अगर आप 5 और 6 भी कर लेते हैं ना, तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर थोड़ा टाइम टेकिंग है और इसको समझने की जरूरत पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री मेंटेन अ फिक्स एक्सचेंज रेट which is defined as number of unit domestic currency as per foreign currency, ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम है। आगे देखो क्या कह रहा है, करेंटली द डोमेस्टिक
करेंसी इज ओवर वैल्यूड। हाँ जी, एक बात ये ध्यान रखनी है, फिलहाल जो है हमारी करेंसी जो रुपीस है वो ओवर वैल्यूड है। ठीक है, ओवर वैल्यूड का मतलब ये होता है कि रुपीस की वैल्यू बढ़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिकेट द काइंड ऑफ इंटरवेंशन रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल बैंक। अब इस कंडीशन में कुछ ना कुछ तो होगा इकोनॉमी में, अप डाउन होंगे होंगे, क्योंकि ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड दोनों ही खतरनाक है। आरबीआई का इंटरवेंशन आएगा यहाँ पे, तो उस केस में आरबीआई जो स्टेप लेगा उसका सीक्वेंस पूछा है। ठीक है, तो पहले आपको समझना होगा कि ओवर वैल्यूएशन का, ठीक है, जब ओवर वैल्यूड होती है करेंसी, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। याद है कि हमने डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन किया था, जब भी रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका फर्स्ट इम्पैक्ट आएगा प्राइस के ऊपर। हाँ जी, प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे, पहला इम्पैक्ट हो गया। जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि एक्सपोर्ट, इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे कोई डिमांड नहीं करेगा। नेक्स्ट, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई तो हम लोग ज्यादा परचेजिंग पावर है हमारी, है ना, हम लोग ज्यादा परचेज कर सकते हैं बाहर से, तो हमारी इंपोर्ट बढ़ गया, है ना, इंपोर्ट हमारा बढ़ गया। इसी के साथ साथ ये क्रिएट करेगा प्रॉब्लम किस चीज की, एक्सपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम, और इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम, एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट। हाँ जी, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। आई होप कि यहां तक समझ आया होगा। अभी तक क्या है, ओवर वैल्यू हुई, रुपीज की करेंसी की वैल्यू बढ़ी, प्राइस बढ़ा, एक्सपोर्ट कम हो गया ड्यू टू हायर प्राइजेस, इंपोर्ट बढ़ गया क्योंकि वैल्यू बढ़ गई हमारे पैसे की, ज्यादा परचेजिंग पावर होगी, ज्यादा परचेज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कम हुआ, इंपोर्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, इकोनॉमी क्या इम्बैलेंस होगी। अब उसी इम्बैलेंस को आरबीआई इसको ठीक करेगा, कैसे, क्या स्टेप। तो सबसे पहले जो ये ओवर वैल्यूएट है ना, ये इस ओवर वैल्यूएशन को ही नीचे करना है। ठीक है, तो जो ये प्राइस बढ़ा हुआ है, मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला स्टेप ये करना है कि जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, एक्सचेंज रेट का मतलब ये प्राइस, जो प्राइस है उसको डाउन करना है, मतलब एक्सचेंज रेट को डाउन करना है। तो पहला ही स्टेप ये आएगा, द एक्सचेंज रेट इज लोअर देन द मार्केट क्लियरिंग रेट। तो एक्सचेंज रेट हमें लो करना है, एक्सचेंज रेट लो होगा तो डेफिनेटली इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो प्राइजेस पहले बढ़ रहे थे वो अब कम होने शुरू हो जाएंगे। प्राइस कम होंगे तो हमारी जो रुपीस की वैल्यू है ना, एक्सचेंज रेट कम करने से अब ये ओवर वैल्यू की प्रॉब्लम नीचे आनी शुरू हो जाएगी, मतलब रुपीस डेप्रिशिएशन या फिर डिवैल्यूएट करना शुरू कर देगा। हालांकि इनमें दोनों में भी कुछ डिफरेंस है। ठीक है, डिवैल्यूएट करना शुरू हो जाएगा, मतलब रुपीस की वैल्यू नीचे आनी शुरू होगी। तो जैसे ही हमारी रुपीस की वैल्यू कम हुई तो करस्पॉन्डिंग जो दूसरी करेंसी है, क्योंकि रुपीस की वैल्यू ही आरबीआई को कम करनी थी ताकि एक्सपोर्ट बढ़ पाए। ठीक है, क्योंकि रुपीस की वैल्यू कम होगी तो रुपीस की वैल्यू कम होने से प्राइस कम होंगे और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। ठीक, जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे ही हमने अपनी करेंसी की वैल्यू कम करी तो दूसरा स्टेप ये है कि जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, यूएस करेंसी की डिमांड वो बढ़ गई, और डिमांड और उसकी जो सप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम, मतलब डिमांड तो यूएस करेंसी की ज्यादा होगी क्योंकि हमने अपनी करेंसी की जो वैल्यू थी उसको कम करी थी। ठीक, अब देखो दूसरे स्टेज पे देखो, द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज एक्सीड इट्स सप्लाई। तो यूएस करेंसी की डिमांड बढ़ गई एज कंपेयर टू इट्स सप्लाई। ठीक है, वो करेंसी स्ट्रांग हो रही है। नेक्स्ट, तीसरे में अब नेक्स्ट क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब नेक्स्ट देखो, इसमें सेंट्रल बैंक के पास, अब सेंट्रल बैंक के पास देखो, उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में डॉलर ज्यादा मार्केट में बूम कर रहा है, ठीक है, तो रुपीस क्या है, डेप्रिशिएट होता जाएगा और अगली करेंसी बढ़ती जाएगी। उस केस में आरबीआई के पास ना एक रिजर्व होते हैं, अभी लास्ट ईयर की बात है 2022-23 की, 650 बिलियन था, 650 बिलियन यूएस डॉलर स्टॉक। आरबीआई ने क्या किया, इसमें से 100 बिलियन यूएस डॉलर विदड्रॉ कर दिया इसी करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करने के लिए। ठीक है, यहीं से ये क्वेश्चन बना है। अब जानबूझ के ये 100 बिलियन अपने अकाउंट से उठाया और इसको मार्केट में स्प्रेड कर दिया। ठीक है, इसको सेल कर दिया ताकि क्या हो, यूएस की जो सप्लाई है, ठीक है, यूएस की जो सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ये बढ़ सके। ठीक, अब तीसरे स्टेप पे उसने क्या किया, अपने फॉरेन करेंसी को
फॉरेन करेंसी मतलब को उसको यूएस डॉलर को मार्केट में ले आया, मार्केट में सेल कर दिया, ताकि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई या फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या हो, बढ़े। तो जो भी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसके रेट अपने आप ही कम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ पा रहे होंगे। लोहा और गोल्ड, सप्लाई किसकी ज्यादा है, लोहे की, लेकिन प्राइस किसका ज्यादा है, गोल्ड का, जिसकी सप्लाई बहुत कम है ना। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगी। तो आगे देखो क्या होगा, द सेंट्रल बैंक स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसीज डिप्लीटेड, ये तो नहीं होगा। द सेंट्रल बैंक सेल्स फॉरेन करेंसी, अब ये करेगी पहले, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, सेल करेगा, दैट इज फॉरेक्स को सेल करेगा आरबीआई, जिसको हम विथड्रॉ बोलते हैं, अपने अकाउंट से विथड्रॉ करेगा, सेल करेगा। ठीक है, तो पहला प्रोसेस है ये एक्सचेंज रेट लोअर। दूसरा प्रोसेस है डिमांड ज्यादा होगा यूएस करेंसी का एज कम्पेयर टू सप्लाई। तीसरा प्रोसेस है सेंट्रल बैंक अपने स्टॉक में से फॉरेन एक्सचेंज बेचेगा, ताकि फॉरेन एक्सचेंज में यूएस की करेंसी की सप्लाई बढ़े और उसकी वैल्यू कम हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जैसे ही सप्लाई क्या होगी, डॉलर की बढ़ेगी मार्केट में, क्योंकि आरबीआई ने जानबूझ के बढ़ाई है वो। तो इस बार क्या होगा, फोर्थ स्टेप में इजिली, दैट इज द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड, ये भी हो गया हमारे पास। द गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसीज इक्वलाइज, सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड तो पहले ही बढ़ा हुआ था। तो जैसे ही सप्लाई बढ़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जैसे ही बढ़ा और ये इक्वलाइज किसके हो जाएगा, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। कहने का मतलब है जो ये पहले डिमांड ज्यादा था ना, ये पहले डिमांड ज्यादा था, अब सप्लाई भी बढ़ रहा है। ठीक है, सप्लाई भी बढ़ रहा है तो वहां तक बढ़ेगा जहां तक इक्वलाइज ना हो जाए। ठीक, फिर एक ऐसी कंडीशन आएगा जब सप्लाई और डिमांड, ठीक है, फॉरेन करेंसी की एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप आ गया हमारे पास ये गैप वाला। ठीक है, गैप इक्वलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, जितना भी स्टॉक है आरबीआई के पास, आरबीआई स्टॉक क्या है अपना, कम होता जा रहा है। मतलब आरबीआई 100 बिलियन तो वापस कर दिया, मतलब बेच दिया। तो लास्ट में प्रोसेस ये है आपका डी, दैट इज फिफ्थ, द सेंट्रल बैंक स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी इज डिप्लीटेड, कम हो गया। तो सीक्वेंस आपका 4 से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले बी फर्स्ट, उसके बाद ए, और उसके बाद हमारे पास थर्ड दैट इज ई, फिर उसके बाद सी, और उसके बाद बी दैट इज फिफ्थ डी। ठीक है, सो बी ए ई सी डी, बी ए ई बी, फर्स्ट में तो बी ही है। ठीक है, बी ए ई यहां तक भी ठीक है, सी डी, ठीक, सी डी। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट हो गया। तो फॉर्मेट जो इंटरनेशनल ट्रेड, हालांकि क्वेश्चन जो है ना इंटरनेशनल ट्रेड का है, फिर भी हमने मनी एंड बैंकिंग में डिस्कस किया है। इस टाइप के क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग और ट्रेड, ठीक है, इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट है। और 2 क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए थे पिछले सेशन में, जो इंटरनेशनल ट्रेड के थे इस टाइप के, पर इसमें कुछ ज्यादा आपकी लॉजिकल थिंकिंग की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो पूरा प्रोसेस में बताया गया है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, पब्लिक फाइनेंस। हाँ जी, पब्लिक फाइनेंस से कितने क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन। नंबर 1, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, द गवर्नमेंट्स स्पेंडिंग ऑन सोशल सर्विसेज एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज बीन राइजिंग सिंस 1718। दोबारा देख लो क्वेश्चन को, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग 17-18 का बजट कहां से चेक करें। तो ये पूछ रहा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है सोशल सर्विसेज पे, ठीक है, 17-18 से बढ़ रही है, ठीक, हैज बीन राइजिंग। तो ये वाला क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वो करेक्ट है, सही है। अगर हम इसको क्वेश्चन बाद में देखेंगे तो वो सोशल सर्विसेज पे जो खर्चा कर रही है वो डेफिनेटली बढ़ रहा है। आगे देखिए, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन सोशल सर्विसेज एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, इट हैज आल्सो बीन कंटिन्यूअसली राइजिंग सिंस 2017-18। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर से जो सोशल सर्विसेज पे खर्चा हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, बस एक वर्ड यहाँ यूज हो गया, कंटिन्यूअसली। राइज तो कर रहा है लेकिन कंटिन्यूअस राइज नहीं कर रहा। ठीक है, पहले ज्यादा था, फिर कोविड के बाद 17-18 तक तो ज्यादा था, फिर कोविड के बाद, ठीक है, 24-25% था पहले, फिर कोविड तक 2020 तक आते आते ये 8 और 9% रह गया था। तो कंटिन्यूसली तो नहीं हुआ। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वर्ड आ गया, हालांकि कंटिन्यूअस राइज नहीं था। नेक्स्ट जो स्लाइड है ना उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है,
बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ठीक, यहां से आपको क्लियर हो जाएगी कुछ चीजें, यहां देख लीजिएगा। हालांकि स्टूडेंट कहाँ से लेके आए 2017-18 का बजट और 2022-23 का, लेकिन ये जो वर्डिंग है ना, ये साफ लिखी होती है इस टाइप की वर्डिंग, जो हमारा बजट से पहले एक इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, उसमें लिखी होती है। हालांकि इस बार का इकोनॉमिक सर्वे नहीं है क्योंकि इंतरिम बजट था, इलेक्शन आने वाले हैं। चलिए इस पर देखो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड 10% और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स 11%। अगर हम इनको सोशल स्कीम माने गवर्नमेंट की, इन दोनों को मिला के, तो ये हुआ है 21%। तो अगर यहाँ देखें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 2023 वाले बजट में और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो 17+9 ये हो गया 26। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली बड़ा है, ठीक है, एज परसेंट ऑफ जीडीपी। ठीक, और अगर हम बात करें एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, 25% 18-20 टू 20, थोड़ा सा बड़ा है फिर भी, ठीक है, इंक्रीज हुआ है। अब ये इंक्रीज हो गया 26.6 2023 वाले बजट में, बड़ा तो है, बट उसमें लिखा हुआ था कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज, बट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं हुआ। देखो 8.4% फिजिकल ईयर 21-22 और फिजिकल ईयर 20 और 21 में सिर्फ 8.3% से बढ़ा था। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस राइज नहीं हुआ। कोविड के 19 के बाद कुछ खर्चा सोशल एक्सपेंडिचर पे टोटल एक्सपेंडिचर का कम हुआ था। ठीक, उम्मीद है एक बार इस पूरे प्रोसेस को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो। क्वेश्चन फिर लॉजिकल है। उम्मीद है यहां तक जितने भी चीजें हमने डिस्कस किया ना, वो आराम से आपके माइंड में बन रही होंगी, और मान के चलिए नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम का लेवल भी यही रहने वाला है ना। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट, हायर फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। इसमें देखो क्या लॉजिक यूज करना है, दैट कॉज इन्फ्लेशन इफ इकोनॉमी इज अंडर। अब जाहिर सी बात है, जब फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो हमें कैसे पूरा करेगी गवर्नमेंट, उसको बोरोविंग लेगी, और इकोनॉमी में फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोविंग, है ना, ये भी पढ़ा होगा। जितना फिजिकल डेफिसिट होगा उतना ही हमें बोरोविंग लेना पड़ेगा उसको कंप्लीट करने के लिए। एज बोरोविंग ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस, जैसे ही गवर्नमेंट का बोरोविंग बढ़ेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, और मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है जो प्राइजेस हैं वो बढ़ेंगे, और प्राइजेस बढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, इन्फ्लेशन आएगा। बस वही तो पूछ रहा है वो, कि जो ये इन्फ्लेशन क्रिएट होगा वो इन्फ्लेशन कौन सा होगा, डिमांड कंस्ट्रेंट और सप्लाई कंस्ट्रेंट, या फिर दोनों। कॉन्सेप्ट क्या है ये सीख लीजिए। ठीक है, डिमांड कंस्ट्रेंट, देखो दो चीजें होंगी, एक बार इकोनॉमी, ये डिमांड है ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर किसी भी डिस्टरबेंस से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ जाती है, ठीक है, तो उसमें दोनों चीजें जुड़ी होती हैं। इक्विलिब्रियम पे आ जाए डिमांड और सप्लाई कंस्ट्रेंट दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे केस क्या कह रहा है उसको एनालिसिस करते हैं। देखो, अगर किसी इकोनॉमी में, ये बात बहुत अच्छे से देखिएगा, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कम, ठीक है, बाधित, जो चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। यहाँ पे देखो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं सप्लाई कंस्ट्रेंट। ठीक है, सप्लाई कंस्ट्रेंट क्यों, क्योंकि यहाँ सप्लाई कम है, ठीक है, सप्लाई बाधित है। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन जो है, इसमें देखो डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो इसको हम बोलते हैं डिमांड कंस्ट्रेंट। अब उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसको आगे समझो। ठीक, अब इसको समझते हैं एक एक करके एग्जाम्पल से। सपोज हायर फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी, फिजिकल डेफिसिट जितना बढ़ेगा, फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होगा तो बोरोइंग बढ़ेगा, है ना, वही प्रोसेस, मनी सप्लाई बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही प्राइस में मनी, जैसे ही यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ा, एक चीज और बढ़ेगी, लोगों की इनकम, है ना, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है वहां एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ आ रही होगी। तो जब भी हमारे पास एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो जो भी कम होगा
वो उसी का कंस्ट्रेंट होगा। अगर सप्लाई कम है तो सप्लाई कंस्ट्रेंट है, और डिमांड कम है तो डिमांड कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे क्या कम है, ठीक, यहाँ पे क्या कम है, सप्लाई कम है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो कौन सा कंस्ट्रेंट हुआ, ठीक है, इन्फ्लेशन कौन सा कंस्ट्रेंट, सप्लाई कंस्ट्रेंट, क्योंकि सप्लाई वहां पे कम है और एग्रीगेट डिमांड आपका ज्यादा है, तो ये सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन। ठीक, अगर ये भी समझ नहीं आया तो एक थ्योरी है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी को बहुत प्यार से समझाया गया है, और देखो एग्जांपल लिया है एक्सेस डिमांड का, और अगर एक्सेस सप्लाई है तो वहां पे एक्सेस सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कंस्ट्रेंट हो गया, है ना, और जिस मोम में एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो कंस्टेंट डिमांड कंस्टेंट सप्लाई हो गया। ठीक, अगर वो प्राइस एडजस्ट हो जाता है कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में, फिर वहां पे दोनों चीजें हैं, ठीक, डिमांड कंस्टेंट और सप्लाई कंस्टेंट। जहां पे एक्सेस सप्लाई है गुड्स की, वहां पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, और वो डिमांड कंस्टेंट। बस वही चीज, हम एक्सेस डिमांड है तो वहां पे लेबर शॉर्टेज है, सप्लाई कंस्टेंट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आंसर जो है हमारा सप्लाई कंस्टेंट। चलिए थर्ड क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से बनेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग से ही बनेगा, और इस बार इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए थे। ठीक, तो उम्मीद है कि एक बार आप प्रोसेस समझ लो तो आंसर आप खुद भी दे पाओगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई बन गया। सबसे पहले क्या पूछा गया है, रिवेन्यू डेफिसिट इज 3%, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू 2%, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू 7%, ठीक है। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो, इकोनॉमी बोर्ड भी, हाँ जी, तो पूछ रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा एज परसेंटेज टू जीडीपी, ठीक है। ये चलिए एक एक करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं कैसे। नंबर वन, हमें पता है कि व्हाट इज रिवेन्यू डेफिसिट, तो दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, है ना, ये हो गया। बस एक बात, दूसरी बात ये समझनी है हमें, व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट में दो रिसिप्ट आती है ना, रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में पार्ट है बोरोविंग, इसमें हमें बोरोविंग नहीं लेना, अदर देन बोरोविंग, है ना, अदर देन बोरोविंग। चलिए आगे सॉल्व करें, बहुत बढ़िया। फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी कितना है, 7%। तो 7% कहने का मतलब ये है कि जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 107 है, और टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग कितना है, 100, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो 7% है एक्स्ट्रा, वो क्या है, हमारा फिजिकल डेफिसिट। ठीक, अब आगे देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट में ये टोटल एक्सपेंडिचर में दो पार्ट होते हैं, एक है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वहीं रिवेन्यू रिसिप्ट आपका टोटल रिसिप्ट है ना, इसमें भी दो पार्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट और एक चीज और है कैपिटल रिसिप्ट, बट कैपिटल रिसिप्ट में भी अदर देन बोरोविंग, ठीक है, ये है। अब आगे देखो, इसमें से क्वेश्चन में ऑलरेडी वो कह रहा है कि रिवेन्यू डेफिसिट कितना है, 3%, रिवेन्यू डेफिसिट 3%, मतलब कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 103 है और रिवेन्यू रिसिप्ट 100 है, तो यहाँ पे 3%, तो ऑलरेडी हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है जीडीपी का, 3%, ठीक है, यही हम लोग लिख देते हैं 3%। नेक्स्ट, अब हमारे पास बचा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर तो हमने लिख दिया ना, ये टोटल एक्सपेंडिचर में दो चीजें हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा हो रहा है, 7%, ठीक, तो जो 7% है उसमें से 3% तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्लस तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितना बचा, बस 4%, जो 4% बचा है ये बचा हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 4% प्लस 3% रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो टोटल हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 7, मतलब 7%, समझ रहे हो, तो मतलब टोटल एक्सपेंडिचर 107 है, टोटल रिसिप्ट 100 है, तो क्योंकि जो एडिशनल रहेगा 7% एक्स्ट्रा, उसी को हम कैसे पूरा करेंगे, बोरोविंग से। अगर 7 रुपए का उधार, हमारा 7 रुपए का लॉस है, तो लॉस को कैसे कवर करेगी गवर्नमेंट, बाय बोरोइंग, ठीक है, बोरोइंग लेके मार्केट से उधार लेके। तो उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन ना इसका कहीं भी प्री डिसाइडेड आंसर नहीं है,
आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं समझ आया तो दोबारा एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, समझ आ जाएगा, इतना बड़ा कुछ ठीक है रॉकेट साइंस नहीं है, दोबारा समझ आ जाएगा। बस इन चीजों को पार्ट पार्ट में समझिएगा आप। चलिए चलिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 4% ऑफ जीडीपी, क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो कितना था 3%, इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 7%, क्योंकि 7% क्या है हमारा, ठीक है फिजिकल डेफिसिट कितना है 7%, तो 7% में से 3% को माइनस कर दिया, जो 4% रहा वो क्या रहा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एज परसेंट ऑफ जीडीपी। इसमें प्राइमरी डेफिसिट का कोई रोल नहीं है। चलिए लास्ट में इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, 2 क्वेश्चन आए इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के। हालांकि जो 2 क्वेश्चन थे, मजे की बात ये थी कि ये दोनों ही क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग थे। देखो कोस थ्योरम का प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा हुआ है। अब कोस थ्योरम क्या कहती है कि अगर इन्वायरमेंट आप पोल्यूट कर रहे हो, मान लीजिए आपको कोई इंडस्ट्री है और आप इन्वायरमेंट पोल्यूट कर रहे हो, तो जो बाकी जो लोग हैं वहां के वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया तो आपके ठीक है कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो आपको कोर्ट के थ्रू पैसा आपका पहुंच जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं ना, ये एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट मतलब एक कंपनसेशन दे देते हैं जो वहां पे आसपास रहते हैं, ताकि बीच में ही मामला कोर्ट तक ना पहुंचे, पहले ही मामला सेटलमेंट हो जाए। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्टी राइट या फिर विक्टिम्स पे और पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो फर्स्ट का तो हो गया फर्स्ट, दैट इज 1। बस हमारे पास आंसर भी बन गया यही। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, देखो आजकल क्लाइमेट चेंजेस क्यों हो रहा है, क्योंकि एमिशन मतलब पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ही हमारी कंट्री पोल्यूशन कर रही है तो बढ़ रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल कंसर्न है। ठीक है, ग्लोबल एक्सटर्नैलिटी है। तो 4th हो गया। नेक्स्ट इकोलॉजिकल डंपिंग, ये नया कॉन्सेप्ट पूछा है, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इकोलॉजिकल डंपिंग में क्या होता है कि जब कोई भी कंट्री ठीक है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रेगुलेशन को बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं करती, रेगुलेशन बहुत फाइन बहुत लूज कर देती है और कई चीजों पे सब्सिडी दे देती है ताकि वो पोल्यूशन और ज्यादा क्रिएट करती है, तो इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल डंपिंग। ठीक है, यह लैक्स इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस एंड हिडन सब्सिडीज। नेक्स्ट ट्रेडेबल एमिशन परमिट। अब ट्रेडेबल परमिशन दैट इज क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हो गया। इसमें क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस और कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्राइजेस पे भी लगाए जाते हैं और कुछ क्वांटिटीज पे भी। तो हमारे पास सीधा बन गया ठीक है सेकंड ऑप्शन। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर 1 या 2 सही भी है ना आपका, तब भी कुछ ना कुछ हद तक आंसर आपका बन जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इन्वायरमेंटल जितने भी समिट्स हैं और इन्वायरमेंटल जितने भी ये कन्वेंशन वगैरह हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रामसर कन्वेंशन, अभी ईरान में एक जगह है रामसर कन्वेंशन, स्पेशली है इसका लेना देना मतलब कंसर्न कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड से। ठीक है, डेट भी याद कर लीजिएगा 1971। नेक्स्ट बेसल कन्वेंशन। अब बेसल कन्वेंशन 1989 में आया था, 1992 में इसकी वर्किंग ठीक है शुरू हुई। अब स्पेशली जुड़ा हुआ है कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हेजार्डियस वेस्ट से, तो ये हो गया हेजार्डियन वेस्ट। अब डेट भी अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ठीक है 1987 तक ये डेवलप हुआ था और ये स्पेशली जुड़ा हुआ है ओजोन लेयर डिप्लीशन से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेरिस एग्रीमेंट, ये बहुत नया सा है और इसकी जो एग्रीमेंट है ना वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। सीधा जुड़ा हुआ है रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। कुछ कुछ टारगेट भी है इसके, अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना कितने डिग्री से बढ़ रहा है 1.5 डिग्री से, तो ये भी इसके कुछ टारगेट है और कुछ ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये। चलिए तो राइट हमारा क्या बन गया, फर्स्ट का आ गया हमारे पास थर्ड। देखो थर्ड सेकंड और फोर्थ में है। नेक्स्ट बेसल फॉर्म्स देन फोर्थ, ये हमारा करेक्ट हो गया, दैट इज फोर्थ वन। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से ताकि नेक्स्ट अपने नोट्स में आप लोग इसको नोट डाउन कर पाओ। चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चन है ये, इसमें बाकी 10 क्वेश्चन है, इसमें तो आपको खुद ही थोड़ा सा ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा हम लोग इस पर फोकस नहीं कर रहे।
अगर आप लोग बोलोगे तो नेक्स्ट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट इस पे भी कर देंगे, है ना, क्योंकि इसमें भी जो क्वेश्चन बने हैं एनालिटिकल क्वेश्चन है। अब इसमें मैथमेटिकली पूछ लिया पैराग्राफ भी, ऐसा कोई सोचा नहीं था वैसे, ठीक है, कि मैथमेटिकली पैरा भी पूछ लेगा। हालांकि जो दूसरा है वो भी पूरा नेशनल इनकम पे ऊपर बन गया है, ये भी कैलकुलेटिव बेस्ड है। तो इस बार का पेपर थोड़ा बनाया जो है वो है तो इस टाइप से कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा हो, ठीक है। तो इस सेशन में पूरा सेशन काफी लेंथी हो गया है। इस बार जो हमने 19 प्लस 10 क्वेश्चन तो खैर ज्यादा डिटेल में नहीं किए हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, इस पे आपको खुद ही थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। बाकी नेक्स्ट अब जो सेशंस होंगे या फिर नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। निशी सर इसमें आपको कंप्लीट हेल्प करेंगे नेक्स्ट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स एडवांस में, क्योंकि यूएसए से वो पढ़े हुए हैं निशी सर, और इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स यूएसए में भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। चलिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी भी लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।